सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सभी सीखने वाले हैं सर्वनाम और उसके भेद। तो चलिए निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। मोहन की बहन खाना बना रही है। अब इन वाक्यों में हमें मोहन शब्द बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार बोलना पड़ रहा है। तो क्या कोई अन्य शब्द भी हैं जिनको हम बार बार मोहन की जगह इस्तेमाल कर सकें? हाँ हैं। हम उन शब्दों को अपनी रोज़मर्रा की जीवन में प्रयोग भी करते हैं। जैसे अब इन शब्दों को दोबारा पढ़ें। वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस हैं। उसकी माताजी डॉक्टर हैं। उसकी बहन खाना बना रही है। अब हम जब रोज़ बात करते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत में करते हैं। जैसे उसने मेरी पेंसिल ले ली। वह मेरा मित्र है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम हमेशा किसी का नाम लेकर उसको संबोधित नहीं कर सकते। हमें इन शब्दों को प्रयोग करना ज़रूरी है और इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। तो अब सर्वनाम की परिभाषा की ओर चलते हैं। वह शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण में देखा कि जो भी शब्द हम किसी संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। अब सर्वनाम बराबर है सबका नाम। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, संज्ञा जो होती है, जब हम संज्ञा किसी के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मेरा नाम रूपाली है, हम रूपाली सिर्फ मेरे लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बोलें वह रूपाली है, तो जो वह है एक पुरुष के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक स्त्री के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, जो कि सभी के लिए एक ही तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। वह हर किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सब किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम, उसका, उसकी, यह सब शब्द हर किसी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। जबकि हमारे नाम, किसी भी वस्तु का नाम यानी कि संज्ञा हर किसी के लिए प्रयोग सेम जो है, एक जैसी संज्ञा हर किसी के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। जबकि सर्वनाम सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए सर्वनाम को हम सबका नाम भी कह सकते हैं। सर्वनाम के भेद। अब हम सर्वनाम के कुछ भेदों के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके इन सभी सर्वनामों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक कहलाता है। अब जो भी सर्वनाम वक्ता यानी कहने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला या अन्य यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, उनके लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरीके के होते हैं। वह जो कि वक्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दूसरे वह जो कि श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तथा तीसरे जो किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इस वाक्य में तीनों तरह के पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। एक वह जो वक्ता के लिए है, दूसरा श्रोता के लिए और तीसरा किसी अन्य के लिए। तो इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, कौन सा मध्यम पुरुष तथा कौन सा अन्य पुरुष के लिए है। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अब यहाँ पर आप बताइए
कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है तथा अन्य पुरुष कौन सा है। चलिए अब देखते हैं। उसने, अन्य पुरुष, मुझे, उत्तम पुरुष, और तुम यानी मध्यम पुरुष। यहाँ पर मुझे उत्तम पुरुष है क्योंकि वह बात वाक्ता कर रहा है। तुम मध्यम पुरुष है क्योंकि वो जिससे बात कर रहा है वो उसे तुमसे संबोधित कर रहा है। और उसने अन्य पुरुष है क्योंकि वह अन्य पुरुष के बारे में, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इनके उदाहरणों की ओर। मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगी। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम राम है। मेरे पास 4 पेंसिल हैं। तू राम का भाई है। तुम कल स्कूल जाओगे। तुम मेरे घर आना, हम साथ मिलकर चलेंगे। तुमको अपने घर जाना चाहिए। यह उसकी पुस्तक है। वह कल जाएगा। उसने उनसे कल मिला था, आज मिल जाएगा। इन्हें देखो, हमेशा खेलते रहते हैं। अब देखिए, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, लेकिन इसमें भी 3 तरह के सर्वनाम हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तो जो पहले 4 वाक्य हैं उसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उसके बाद के 4 में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तथा उसके बाद अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। आप इन सभी उदाहरणों को, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं अपनी अपनी कॉपियों में। अब हम चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है: जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संदेश करें वह निश्चयवाचक कहलाता है। जो भी सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह मेरी पुस्तक है। वह माधव की गाय है। वह राम के भाई हैं। यह मेरी गाड़ी है। वह राम की गाड़ी है। अब देखिए, यहाँ पर ये शब्द किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है, वह माधव की गाय है। जब भी कोई सर्वनाम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सभी वाक्यों के अलावा अपने उदाहरण भी कॉपी में लिखकर मुझे होमवर्क भेज दीजिएगा। हम चलते हैं आगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराते वह अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसा कि हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत कराते हैं वह निश्चयवाचक होते हैं। उसी के विपरीत जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि का बोध नहीं कराते वह अनिश्चयवाचक होते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझेंगे। कोई आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। स्वाद में कुछ कमी है। अब यहाँ पर कोई कुछ भी निश्चित संकेत नहीं है। कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, कुछ भी निश्चित नहीं है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें नहीं पता। तो जहाँ पर भी कोई भी बात निश्चित ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण और लिखकर अपनी पुस्तिका में इन उदाहरणों के अलावा सभी बच्चे अब एक और उदाहरण लिखेंगे, 2 और उदाहरण लिखेंगे और अपना सारा गृह कार्य मुझे गूगल क्लासरूम या फिर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अब हम आगे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो भी सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे भी हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे।
जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। अब इन वाक्यों से हमें क्या समझ में आया कि जो भी सर्वनाम शब्द दोनों चीज़ों में संबंध बताते हैं, वाक्य में प्रयुक्त दोनों संज्ञा अथवा सर्वनाम में संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जो काम करेगा उसी को फल मिलेगा, यहाँ पर संबंध ये है कि जो काम करेगा उसी को फल मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसे फल नहीं मिलेगा। ये इन दोनों चीज़ों में संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी यहाँ पर भी दोनों भैंस और लाठी दोनों में क्या है, संबंध। ये जिसकी और उसकी, भैंस और लाठी में संबंध बता रहे हैं। वैसे ही जैसा कर्म वैसा फल, यहाँ कर्म और फल में दो शब्द जो हैं संबंध बता रहे हैं, जैसा और वैसा, तो इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और भी सर्वनामों की तरह इस सर्वनाम के भी और उदाहरण लिखकर अपनी पुस्तिका में और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे भी किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी, अपनी परेशानी मुझे व्हाट्सएप पे या फिर गूगल क्लासरूम पे भेज दीजिएगा। अब आया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये नाम से ही स्पष्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या अर्थ होगा। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न हो, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? राम पास हो गया? मास्टर जी का क्या नाम है? वहाँ कौन खड़ा है? यह काम कैसे हुआ? जैसे क्या, कौन, कैसे, यह सभी शब्द जो प्रश्नवाचक सर्वनामों को बताते हैं। अब हम अगले की ओर चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा देखते हैं। यह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो भी सर्वनाम हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका कुछ उदाहरण: मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के साथ आऊँगा। अब यहाँ पर हम अपने लिए चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं, अपने लिए सर्वनाम को प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण भी आप अपने आप लिखेंगे तथा कुछ भी परेशानी होने पर, सभी को पता है, कुछ भी परेशानी होने पर मुझे ग्रुप पर भेज देंगे और मैं उसका समाधान करूँगी। अब हम इसका कुछ अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में उतार लें वीडियो को पॉज करके, और इस अभ्यास को पूरा करके पूरा सर्वनाम की परिभाषा, उसके सभी भेद, सभी भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण और जो उदाहरण आपको लिखने हैं वो, और उसके बाद यह अभ्यास करके सभी काम मुझे भेज देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।